चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 79 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 79 इसमें एक फिगर दिया गया। सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर है क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर सोचे स्मॉल स्फेरिकल बॉल। फिगर में कह रहा है कि एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल है, ऊपर में एक स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल ऑफ मास स्मॉल एम, जिसका मास स्मॉल एम है, रोलिंग डाउन द लूप ट्रैक। एक लूप जैसा ट्रैक बना हुआ है, इस पर रोल कर रहा है और रोल करते हुए डाउन की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है इस लूप ट्रैक। The ball is released on the linear portion at a vertical height h from the lowest point. The ball is released, यहाँ से रिलीज किया गया बॉल को, ऊपर से बॉल को रिलीज किया गया है। The ball is released on the linear portion. linear portion है at a vertical height h, at a vertical height h फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, सबसे निचले पॉइंट से h हाइट पर से उसको रिलीज कर दिया गया। द सर्कुलर पार्ट शोन है, ये रेडियस r, जो सर्कुलर पार्ट है इसका लूप जैसा, उसका रेडियस r है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। इस बॉल का काइनेटिक एनर्जी बताना है व्हेन इट इज एट पॉइंट ए, जब ये पॉइंट ए पर है। उसका काइनेटिक एनर्जी बताना है जब वो पॉइंट ए पर आएगा, पॉइंट ए पर। Where the radius makes an angle theta with the horizontal, जहाँ पर रेडियस हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है, रेडियस हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर पॉइंट ए पर। यहीं पर बताना है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से रिलीज किया गया, छोड़ा गया, यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ से आएगा, यहाँ आते थे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा, और फिर बढ़ते थोड़ा सा चढ़ने में घटा होगा। अब बताओ यहाँ कितना काइनेटिक एनर्जी बता, जबकि बॉडी रोल करते हुए आ रहा है। इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी है, एक लीनियर और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं कि बॉडी पहले नीचे कितना आया, बोले h, तो ग्रेविटी काम किया mgh। बॉडी फिर कितना ऊपर चढ़ा, बोले r, तो ग्रेविटी काम किया -mgr। फिर और बॉडी कितना ऊपर चढ़ा, बोले r sin थीटा। ये थीटा तो थीटा, ये r तो यार cos थीटा, यार sin थीटा। तो -mgr sin थीटा बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब पॉइंट ए पर का काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब जहाँ से रिलीज किया गया था। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर mg इंटू h माइनस r sin थीटा। यह है काइनेटिक एनर्जी का आंसर। बी नंबर में लिखा हुआ कि फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर व्हेन द बॉल इज एट ए। जब भी बॉल ए पर पहुंचा तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन बताओ और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए जब भी बॉल आएगा पहले तो स्पीड बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे चलेगा तो स्पीड घटते जाएगा, मतलब स्पीड घटते हुए चल रहा है। अगर इसके सेंटर के बारे में बात करें, इस बॉल के सेंटर के बारे में बात करें, तो सेंटर क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, स्पीड घटते हुए ऊपर जा रहा है। इसके मतलब इसके हर एक पॉइंट पर दो एक्सेलरेशन होंगे, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि होता है v² बाई r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है v² बाई r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है dv बाई dt। रेडियल एक्सेलरेशन v² बटे r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt। तो देखिएगा, तो हम निकालते हैं पहले रेडियल। तो पहले तो v² बाई r और dv बाई dt में मेन खिला तो v है। जब तक v नहीं निकलेगा तो कुछ निकलने वाला नहीं है। v मेन निकालना है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालो, पॉइंट a पर पहले वेलोसिटी निकाला जाएगा, तब ना करेंगे v² बाई r और dv बाई dt। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पता है,
तो किसी रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चूंकि सॉलिड स्फीयर है तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान 2/5 बराबर एम जी इंटू एच माइनस आर साइन थीटा। इस समीकरण को लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, मान लें कि वेलोसिटी भी है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है v, तब लिखिए काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए। तो m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर और 5 5 7 7/10 बराबर g इंटू एच माइनस आर साइन थीटा। तो v स्क्वायर बराबर 10g/7 इंटू एच माइनस आर साइन थीटा। वी स्क्वायर आ गया, भी का वैल्यू निकालना है हमको, तो वी स्क्वायर ही चाहिए। इस यहाँ से डायरेक्ट आंसर ही देते हैं कि रेडियल एक्सीलरेशन बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर में आर से भागा देंगे तो 10g/7 h/r माइनस 1 माइनस साइन थीटा। ये आ गया रेडियल एक्सीलरेशन। अब यहाँ से बात खुलता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का, तो हो जाएगा dv/dt, dv/dt। तो dv/dt कैसे निकलेगा? तो देखिए ये v का मान v स्क्वायर है तो v तो इतना होगा, इसको करना है डिफरेंशिएशन। तो रूट x का 1/2 रूट x का जगह छपा जाएगा 10g/7 h माइनस आर साइन थीटा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, लेकिन क्या ये वेलोसिटी लिखा हुआ है? तो लिख दो वेलोसिटी, हो गया 1/2 रूट एक्स। ये रूट एक्स लिखा हुआ है, मैं रूट भी लिखा हुआ है, रूट ही लिखा हुआ है, रूट इतना। इसके अंदर आपका एक्स माने तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स मैंने 1/2 और फिर वही, तो इसका हो जाएगा, इसको रूट एक्स पढ़ रहे हैं भी को ना, तो यहाँ भी लिखा है। और फिर इसका करेंगे तो 10g/7 h का तो 0 कांस्टेंट है, r का भी 0 माइनस आर साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का ओमेगा। अब चूंकि ओमेगा आर बराबर क्या होता है v, तो v से भी कट गया और 2 × 10 तो 5g/7 आई माइनस आई वही कॉस थीटा। ये आ गया हम लोग का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन माइनस 5g/7 कॉस थीटा, माइनस 5g/7 कॉस थीटा 10g/7 h/r माइनस 1 माइनस साइन थीटा और mg इंटू h माइनस आर साइन थीटा। अब तीसरा सवाल इसमें सी कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। बॉल पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बताना है। बॉल पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बताना है हमको। देखिए हमको बताना है नॉर्मल एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉल। h बराबर 60, r बराबर 10, थीटा बराबर 0, m बराबर 70 ग्राम, m बराबर 0.07। तो बताना है नॉर्मल एंड फ्रिक्शन कहाँ पर? थीटा बराबर 0 पर। अब देखो थीटा 0 कहाँ होगा? बोले यहाँ पर। जब यहाँ बॉल होगा तब का बताना है भैया हमको, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स। तो जब यहाँ होगा तो मान लो वेलोसिटी होगा v डैश, यहाँ पर तो v माना, वेलोसिटी कितना था v, वेलोसिटी v आया था, ये वाला v, यहाँ v थोड़े होगा, यहाँ थोड़ा v से ज़्यादा होगा, v से यहाँ ज़्यादा होगा ना, चढ़ते चढ़ते वेलोसिटी घट रहा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। ये निकालो कैसे निकलेगा? थीटा का मान 0 पुट करो, तो थीटा का मान वहाँ 0 पुट कर देते तो v का मान निकल जाएगा। फिर v का मान क्यों निकालना? अगर मान लो कि यहाँ वेलोसिटी v डैश है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ एक फोर्स काम करेगा m v डैश का स्क्वायर बाई r, जो देगा नॉर्मल रिएक्शन।
तो m बराबर हो जाएगा m v डैश का स्क्वायर बाई r। m का मान 0.07, अब v डैश का स्क्वायर निकालने के लिए थीटा मान यहाँ 0 पुट कर दो तो आ जाएगा 10g/7 h माइनस r बराबर 0.5। अब थीटा का मान यहाँ 0 पुट करेंगे तो कहानी खत्म। अब बटा r का मान 0.1, तो 0.1 0.5 5 बार कट जाएगा और इस 0.07 है ये 100 बार कटेगा तो 100g बटा 100 गुने 5, तो मोटा मोटी 0.5g मैंने 5 न्यूटन के आसपास। अगर g का मान 9.8 ले लिए आप तो 4.9 न्यूटन, अगर 10 लेंगे तो 5 न्यूटन। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब बताना है फ्रिक्शन फोर्स। देखिए समझिए यहाँ, ये बड़ी तो रोल करते हुए जा रहा होगा। इस कहानी को थोड़ा से समझें आप कि बड़ी तो देखिए रोल करते हुए जा रहा होगा, ये ऐसे बड़ी है, ये तो रोल करते हुए जा रहा है, ऐसे आगे भी भाग रहा है, रोल भी कर रहा है, तो यहाँ पर जाएगा, ऐसे रोल करते हुए आगे बढ़ेगा, यहाँ पर जाएगा, ऐसे रोल करेगा, है कि नहीं, यहाँ चढ़ेगा तो ऐसे रोल कर रहा होगा, इस तरह से रोल करते हुए आगे भाग रहा है। अब समझने वाला बात यह है कि यहाँ पर जब रोल कर रहा है ऐसे, देखिए इसको हटाते हैं तो आ गया नॉर्मल डायरेक्शन का मान। अब दिखाना क्या हमको फ्रिक्शन। यहां से बड़ी रोल करते हुए आ रहा है ऐसे, है कि नहीं, यहाँ बड़ी क्या हो रहा है, रोल करते हुए आ रहा है और फिर रोल करते हुए चढ़ेगा भी। इसको रोल कौन करवा रहा है, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन तो यहाँ पर रोल करवा रहा है, इसको फ्रिक्शन ही इसको रोल करवा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ही इसको यहाँ पर रोल करवा रहा है। फ्रिक्शन नहीं तो रोल कैसे करेगा, इसका मतलब रोल करवा रहा है फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आई अल्फा। कहीं इसको रोल करा रहा है कौन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही टॉर्क दे रहा है सेंटर के अबाउट, कितना टॉर्क देगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आई अल्फा। क्योंकि रोल कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बराबर ए बाई आर, रोल कर रहा है तो सेट करेगा अल्फा बराबर ए बाई आर। अब आई का मान हो जाएगा 2/5 एम स्क्वायर, आई का मान अल्फा बराबर ए बाई आर, ए बार पहले से, तो 2/5 एम स्क्वायर आई का मान हुआ, आई ए का मान 5g/7 और cos थीटा का मान 1, क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री पर सोल्व कर रहे हैं तो cos 0 का मान 1 बटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 गुने m का मान 0.07 गुने g/7, ये कटेगा 100 बार का। अगर g का मान हम 9.8 ले लें तो 9.8 इंटू 2 तो 19.6 बटा 100 बराबर 0.196। ये किसका मान निकल गया, फ्रिक्शन फोर्स का 0.196। तो ये निकालना था हम लोग को, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि रोल कर रहा है तो रोलिंग कराने के लिए कौन यहाँ पर जिम्मेवार है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता इस सरफेस में तो कैसे रोल करता, तो रोल ही नहीं करता। फ्रिक्शन सरफेस मतलब फ्रिक्शन वाले रहेंगे तभी तो बड़ी रोल कर पाएगा, स्मूथ पर तो क्या होगा, स्लाइड कर देगा। तो इस तरह से निकाले फ्रिक्शन फोर्स का मान 0.196। हम लोग यहाँ पर मतलब फ्रिक्शन फोर्स का मान दूसरे ढंग से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन इसको चढ़ने में मदद कर रहा है ऊपर, फ्रिक्शन रोल पे चढ़ने में मदद कर रहा है, तब ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स माइनस mg बराबर ma, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स माइनस mg। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर क्यों यहाँ लगे, देखो ऐसे रोल करेगा, ऐसे
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ भाग रहा है? ऐसे भाग रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ भाग रहा है? ऐसे। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे भाग रहा है, ऐसे मोशन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऐसे। नीचे mg लगना है ये, लेकिन बड़ी तो ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन माइनस mg बराबर m। तो F बराबर mg प्लस ma, तो m और इंटू g प्लस a, तो m इंटू g और a का मान माइनस 5g/7, थीटा का मान 0, तो माइनस 5g/7, m का मान 0.07 और g माइनस 5g/7 बराबर 2g/7। ये कटेगा 100 बार का, तो लगभग 0 पॉइंट वही है। नहीं दिख रहा है, तो एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन जी प्लस ए बराबर एम कॉमन जी, ए का मान माइनस 5g/7। हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2g/7, तो एम इंटू 2g/7 फिर मान रखेंगे तो आ जाएगा 0.196। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। देखो एक थिन स्फेरिकल सेल मतलब खोखला गोला ऑफ रेडियस r लेइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ hollow sphere is hit sharply and horizontally by a Q। एक Q के द्वारा हॉरिजेंटली और शार्पली का मतलब एकदम बहुत कम समय के लिए अचानक क्या टकरा करके रह गया। क्यू से शार्पली का मतलब हुआ कि एकदम एक खास इंस्टेंट के लिए, एक क्षण के लिए एकदम जाके चोट किया एकदम बहुत कम समय के लिए। एंड हॉरिजेंटली वेयर शुड इट बी हिट सो दैट द सेल डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस। कह रहा है कि कहाँ पर हिट करना चाहिए ताकि स्लिप नहीं करे, स्लिप नहीं करना चाहिए, स्लिप नहीं करे। तो देखना होगा कहाँ पर हिट करें। सेंटर पर तो हिट नहीं कर सकते, ये तो पता चल जाता है। सेंटर पर हिट करेंगे तो स्लाइड कर जाएगा, स्लिप करेंगे। सेंटर ऑफ मास पर हिट करेंगे तो एकदम चलेगा, ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने का मतलब क्या हुआ? स्लिप कर, रगड़ा कर नहीं चलता। सेंटर ऑफ मास पर हिट करेंगे तो रगड़ा के चलेगा। ठीक, सेंटर ऑफ मास पर तो हिट नहीं कर सकते। अगर सेंटर ऑफ मास के नीचे हिट करें, सेंटर ऑफ मास के अगर नीचे हिट करें, ऐसे नीचे, तो आप ये समझ पा रहे हो कि नीचे हिट करेंगे तो ऐसे घूमेगा। सेंटर ऑफ मास से नीचे हिट करेंगे तो ऐसे घूमेगा। मैं समझिएगा, सेंटर ऑफ मास से अगर नीचे हिट करेंगे तो ऐसे घूमेगा, और चूंकि हिट किया तो कुछ आगे भी चलेगा। अब आगे भी चलेगा और ऐसे घूमेगा भी, तो मान लीजिए घूम रहा है तो एक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट को दो वेलोसिटी मिलेगा, एक भी चलने वाला चलते और एक घूमने के चलते, ओमेगा। इतनी बड़ी तो चला, ये वाला पॉइंट तो फिर क्या हुआ? चल गया, स्लिप किया। अगर हम यहाँ से ऊपर हिट करेंगे, सेंटर से ऊपर, तो ऐसे रोटेट करेगा, तभी ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे हो। कहीं हिट करेंगे तो चलना तो है ही, बात है घूमना कैसे है। तो बीच में हिट करेंगे तो खाली चलेगा, घूमे कोई सवाल ही नहीं है। ऊपर हिट करेंगे तो चलेगा भी और ऐसे घूमेगा। जब ऐसे घूमेगा तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कहाँ होगा? इधर होगा, इस पॉइंट का इधर, इस पॉइंट का इधर, इस पॉइंट का इधर।
तो यहाँ पर ना मेन पॉइंट है, स्लिपिंग पॉइंट कहाँ होता है? यहाँ पर। अब देख लो, अगर ये भी और ओमेगा आर ठीक ठाक रहा तो स्लिप नहीं करेगा। अगर भी और ओमेगा आर अगर ऐसे रहा तो स्लिप नहीं करेगा। स्लिप करने का मतलब बार बार ये समझना, स्लिप करने का मतलब पॉइंट स्लिप नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि पॉइंट एक ही रहेगा, पॉइंट तो अभी घूमेगा भाई, तो पॉइंट हट जाएगा, लेकिन वो पॉइंट जब समय कांटेक्ट में था उसमें रगड़ाया नहीं, स्लिप नहीं किया, एक सेकंड के लिए कांटेक्ट में आया होगा, वहाँ से हट गया होगा। तो जो भी पॉइंट नीचे रहेगा ना, कांटेक्ट तो होगा लेकिन रगड़ नहीं खाएगा। स्लिप का मतलब ये मत समझिए कि ये जो पॉइंट है एजी केजी रह जाएगा, ये नहीं, ये पॉइंट हमेशा ये थोड़ी रहेगा। जब ये टर्न मारेगा तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, फिर ये पॉइंट कहीं आएगा, लेकिन हमको फिर लेकिन हमको यहाँ ये वाला पॉइंट के बारे में बात करें जो कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो हर एक समय एक ही पॉइंट कॉन्टैक्ट में नहीं ना रहेगा। जैसे कि मान लिया कोई डिस्क है, आप यहाँ पर वो चिन्ह मार दिए, इसे जब ये घूमेगा तो ये पॉइंट हमेशा ये थोड़ा रहेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो जिसमें यहाँ है उस समय का बात करें, जब कुछ समय के बाद ये पॉइंट यहाँ चला गया, कोई दूसरा इधर से यहाँ आएगा तो उसके बारे में बात होगा, क्योंकि जो पॉइंट कांटेक्ट में उसके बारे में बात करने से एक ही पॉइंट हमेशा कांटेक्ट में कैसे रहेगा? एक ही पॉइंट हमेशा कांटेक्ट में, इसका मतलब वो रेस्ट में, एक ही पॉइंट हमेशा कांटेक्ट में, इसका मतलब वो रेस्ट में। तो हम लोग पॉइंट को देखते हैं, उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कांटेक्ट में है, ना कि एकदम फिक्स पॉइंट कि डिस्क पर को बिंदु मार दिए वही पॉइंट के बारे में। वो तो ऐसे से चलते चलते आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसका मतलब है कि स्लिप नहीं करने का मतलब हुआ कि एकदम पूरा पक्का जो पॉइंट जमीन पर कांटेक्ट में आया, एकदम कांटेक्ट में आया और हट गया। ऐसा नहीं कि रगड़ खाया, स्लिप लिप नहीं किया, ई में नहीं। तो ये बात तो पक्का कि स्लिप नहीं करने का मतलब सेंटर से ऊपर ही लगना चाहिए। तो इसका मतलब पक्का है कि सेंटर से ऊपर लगेगा। मान लो कितना हाइट पर लगाएगी? एच हाइट पर, जो कि इसका रेडियस आर है। तो एक क्यू से मारे एकदम जाकर के झटके में एक बार। अब झटका में किसी वस्तु पर मारना क्या होता है? इम्पल्स कहलाता है। अब झटके से न मारे किसी वस्तु पर, कोई वस्तु अचानक रखा हुआ था, अचानक ऐसे रखा हुआ वस्तु अचानक जाके इस पर चोट कर दी, फेंकाएगा, आगे बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर इम्पल्स दिए, इससे इसमें वेलोसिटी आएगा। तो आप जो इम्पल्स दिए, इम्पल्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। शुरू में तो रेस्ट में कहानी है, ये हुआ एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स बराबर टॉर्क इनटू टाइम, टॉर्क बराबर एफ इंटू एच माइनस आर। यहाँ से यहाँ एच, यहाँ से यहाँ आर। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? एच माइनस आर। क्या हो गया? टॉर्क इंटू टाइम बराबर एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। स्लिप नहीं करेगा, मतलब एकदम प्योर रॉ होगा, प्योर रॉ, प्योर रॉ होगा, प्योर रोलिंग की से स्लिप होना ही नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ेगा एकदम, जो पॉइंट एकदम जमीन में सटेगा वहाँ से हट जाएगा, फिर रगड़ा नहीं खाएगा कभी। तो एफ इंटू डेल्टा टी का मान अगर वहाँ से रख दें तो एम भी इंटू एच माइनस आर बराबर आई ओमेगा। तो एम अभी बराबर ओमेगा आर, क्योंकि प्योर रोल है, प्योर रोल है तो ए बराबर अल्फा आर, भी बराबर ओमेगा आर इंटू एच माइनस आर बराबर होलो स्क्वायर का 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा आर एम एम एच माइनस आर बराबर 2r/3, एच बराबर 5r/3। आंसर दिया है 2r/3 एभव द सेंटर। तो बात एक ही हुआ, सेंटर से एभव, सेंटर से ऊपर कितना? h माइनस आर। तो सेंटर से ऊपर h माइनस आर, तो h माइनस आर कितना है? 2r/3। सेंटर से ऊपर कितना आया? 2r/3 है। तो आपका आंसर हो गया। क्या निकाले हम लोग कि कितना ऊंचाई पर इसको हीट किया जाए, कितना ऊंचाई पर हीट करना है ताकि क्या करे? प्योर
स्लिप नहीं करे, डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस, सरफेस पर स्लिप नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 80। अब आते हैं हम लोग 81 में। तरह की यूनिफॉर्म व्हील ऑफ रेडियस आर, एक यूनिफॉर्म व्हील है जिसका रेडियस आर है, is set into rotation about its axis at an angular speed omega। एक व्हील है, एक व्हील है जिसका रेडियस आर है, व्हील मतलब डिस्क, रेडियस आर, ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। समझ लो कि हम एक चक्का को ऐसे पकड़े हुए हैं और चक्का एकदम पूरा नच रहा है, ऐसे पकड़े हुए चक्का, इस चक्का को ऐसे पकड़े हुए हैं और चक्का पूरा नच रहा, हाथ में से पकड़े हुए हैं, चक्का पूरा ओमेगा से नच रहा है वो डिस्क। दिस रोटेटिंग व्हील नाउ प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, घूम रहा था, इसको जा करके रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया गया। अब मान लो कोई चक्का हाथ में आप ले लें, नच रहा ओमेगा से जा करके जमीन पर रख करके छोड़ दिया जाए, तुरंत आगे भागना शुरू करेगा, लेकिन उतना ओमेगा से नहीं जितना ओमेगा से ही नच रहा था। धीरे धीरे ओमेगा का मान क्या होगा, घटेगा, धीरे धीरे ओमेगा का मान घटेगा। कैसे? जैसे आप इसको जमीन पर रखिएगा, अभी नच रहा था सिर पे, आज जाके इसको रख दिया रफ सरफेस पर, तो ये सिर रगड़ खाएगा ऐसे, जैसे हम रगड़ खाएगा फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा, ये पॉइंट में इससे रगड़ खाएगा ऐसे, तो चूंकि फ्रिक्शन है तो अपोज करेगा मोशन का। अब देखिए कि यहाँ जैसे ही फ्रिक्शन इधर काम करेगा तो ई टॉर्क इधर से देना चाहेगा, ई टॉर्क इधर से देना चाहेगा, आई टॉर्क इधर से देगा तो ओमेगा का मान क्या होगा, घटेगा। ओमेगा का मान घट रहा है, ओमेगा का मान घट रहा है, और स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था, 0। अभी तो जस्ट रखे ही थे, लेकिन रखने के बाद 0 से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़े। अभी पूरा रोटेट कर रहा था, हम तेजी से चल नहीं रहा, हाथ में पकड़ लेते, खाली घूम रहा था। जमीन पर जैसे रखे, जमीन पर जिसमें रख रहे थे उसमें सामने का चाल कितना, बोले 0, और घूमने का ओमेगा। जिस जमीन पर रखा जाएगा आगे बढ़ना शुरू करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, थोड़ा चलना शुरू करेगा ना। अभी चाल 0 था, खाली घूम ही रहा था, कोई ट्रांसलेशन वाला बात नहीं, रखा गया चलना शुरू करेगा तो ओमेगा का मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इधर से टॉर्क लगेगा, जैसे इसे घूमेगा इसे तो रगड़ यहाँ से खाएगा, फ्रिक्शन रोकेगा, इसको फ्रिक्शन रोकेगा तो टॉर्क ऐसे पैदा करेगा, तो ओमेगा का मान घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी एकदम प्योर रोल करेगा, इस प्रकार से कि v बराबर ओमेगा। वही सवाल है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन द कॉन्टैक्ट द व्हील accelerates forward and rotation decelerates, एंड एक्सीलरेशन जो फॉरवर्ड है वो एक्सीलरेट्स, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये ओमेगा का मान घट रहा है। टिल तब तक व्हील स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, जब तक कि प्योर रोलिंग ना करना शुरू कर दे, मैंने v बराबर ओमेगा को ना फॉलो करने लगे। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द व्हील आफ्टर इट स्टार्ट प्योर रोलिंग, बताओ v का मान क्या है, बताओ उस v का मान क्या है। लगा रहे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा रहे हैं। तो अभी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/mr²/2 ओमेगा, बाद में चलने का mdr और घूमने का
एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, और ओमेगा बराबर वी बाई आर। तो हमें निकालना क्या है इसमें, लीनियर स्पीड, भी का मान निकालना है। ये हो गया आई ओमेगा एम वी आर। तो एम आर एम आर एम आर 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 ओमेगा आर बाई 2 बराबर वी डैश कॉमन 1 प्लस 1 बाई 2 बराबर वी डैश कॉमन 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो वी डैश बराबर ओमेगा आर बाई 3। ये क्वेश्चन नंबर 81, ओमेगा आर बाई 3। जो प्योर रोल करने लगेगा तब हम लोग निकालेंगे किसका मान, वी डैश का। तो ये हो गया। अब देखिए एक बात मन में विचार आता है यहाँ पर कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों लगाया गया। यहाँ तो फ्रिक्शन लग गया बाहर से, नेट टॉर्क। हम लोग कहते हैं कि जब कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगे तब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। तो देखिए समझिए, किसी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालना चाहेंगे, जहाँ भी किसी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इसी पर आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट तो इसी पॉइंट पर हो रहा है, ये जो सरफेस है उसी पर कॉन्टैक्ट होगा। तो किसी पॉइंट के बाद आप टॉर्क निकालेंगे इसके किसी भी पॉइंट पर, तो फ्रिक्शन तो उसी पॉइंट से जा रहा है, फ्रिक्शन तो उसी पॉइंट पर से जा रहा है, ये तो कभी टॉर्क देगा नहीं। और अगर इस पॉइंट के बाद आप टॉर्क निकालना चाहते हैं तो एक लेगा नीचे एम जी, एक लेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर एम जी टॉर्क देगा ऐसे तो नॉर्मल टॉर्क देगा ऐसे, दोनों कैंसिल, तो नेट टॉर्क का मान 0। तो नेट टॉर्क का मान 0 इस लगा दे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हो गया आपका 81। अब आता है 82। ए थिन स्फेरिकल सेल, खोखला गोला, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। रफ, hit by a cue in such a way that the line of action passes through the center of the cell। इसको यहाँ पर हिट किया गया, इसको यहाँ पर सेंटर पर हिट किया गया, इसको हॉलो स्फीयर को। As a result, the cell starts moving with linear speed भी। जब सेंटर पर हिट किए तो इधर लिया स्पीड भी, स्पीड धीरे मतलब ट्रांसलेट कर रहा है, रगड़ के चल रहा है। यहाँ भी बोलेंगे तो स्पीड भी, यहाँ बोले स्पीड भी, हर एक जगह स्पीड का मान कितना होगा, भी होगा, भी होगा। The cell starts moving with the speed v without any initial angular velocity, ओमेगा बराबर 0। अभी कोई इसके पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ ही रगड़ खाया, चला। अभी चला, चूंकि सरफेस रफ है, ये कहाँ चल रहा है, आगे। अब आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ भाग रहा है, आगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे भागेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। अब देखिए कि फ्रिक्शन के लगने से क्या होगा कि रोटेट करना चाहेगा। अब इसी फोर्स मारे आगे चलना चाहेगा, स्लाइड किया, इसी स्लाइड करना आगे चाहेगा, फ्रिक्शन स्टार्ट। अब फ्रिक्शन के लगने से इसमें धीरे धीरे ओमेगा का मान खुलना शुरू होगा। पहले ओमेगा 0 था, अब धीरे धीरे ओमेगा का मान बढ़ना शुरू होगा और ये जो भी का मान है घटना शुरू होगा। रोल ओमेगा का मान बढ़ना शुरू होगा, ई देगा टॉर्क यहाँ से। ये जो एफ लग रहा है ये चाहेगा इसे घुमाएगा, ये घुमाना चाहेगा और स्पीड को भी कम भी करेगा। एक समय के बाद क्या होगा कि प्योर रोल करना ही शुरू करेगा।
और v डैश बराबर ओमेगा आर को फॉलो करेगा। तो फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द सेल आफ्टर इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। जब प्योर रोलिंग करेगा तब बताइए लीनियर स्पीड। अभी क्या इसके पास सिर्फ एंगुलर मोमेंटम, कौन, एम वी आर। अभी एम मास का पार्टिकल समझो यहाँ पर केंद्रित है, हॉलो स्फीयर है जो जा रहा है वी वेलोसिटी से, यहाँ से देख लो एम मास के पास जस्ट एकदम जिस समय इसको हिट किया गया उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बोले एम वी आर। एम वी आर बराबर बाद में हो जाएगा एम वी आर प्लस आई ओमेगा। रोल करने का तो एम वी आर बराबर एम वी आर प्लस 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर वी बाई आर। एम आर एम आर एम आर, तो वी डैश बराबर, वी डैश कॉमन लेंगे तो 1 + 2/3 बराबर वी, तो वी डैश बराबर 3v/5। आंसर आएगा आपका 3v/5, 82 का आंसर। लाते हैं 83 में। A hollow sphere of radius r lies on a smooth horizon। अब इस बार रखा हुआ स्मूथ पर, कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। Hollow sphere of radius r lies on a smooth horizontal surface. It is pulled by a horizontal force acting tangentially from the highest point। हाईएस्ट पॉइंट पर इसको पुल किया गया, हाईएस्ट पॉइंट पर। It is pulled by a horizontal force acting tangentially from the highest point। Find the distance traveled by the sphere during the time it makes one full rotation। अब देखिए भैया स्मूथ है तो प्योर रोल तो कभी कर नहीं सकता, स्मूथ में प्योर रोल नहीं होगा। बात अलग है कि ऐसे धक्का दिए हैं तो कुछ चलेगा भी कुछ घूमेगा भी, बात अलग है। लेकिन v बराबर ओमेगा आर को फॉलो करते हुए नहीं जाएगा, a बराबर अल्फा आर को फॉलो करते हुए नहीं चलेगा। ये स्मूथ है क्योंकि यहाँ प्योर रोल कभी नहीं होगा, चलेगा अलग घूमेगा अलग। चलाने वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, घुमाने वाला F × r बराबर आई अल्फा। ए का अलग कहानी होगा, अल्फा का अलग कहानी होगा। ए बराबर अल्फा नहीं होगा क्योंकि प्योर रोलिंग नहीं हो सकता है। प्योर रोलिंग होने के लिए फ्रिक्शन यहाँ भी चाहिए। ये तो स्मूथ है तो स्लिप करना ही करना है, चलने का अलग कहानी, घूमने का अलग कहानी, लेकिन काम तो साथ साथ हो रहा है, चलना और घूमना। तो इस तरीक़ा से a बराबर F/m और F × r बराबर आई अल्फा, तो अल्फा बराबर F/r/i होलो स्क्वायर का 2/3 mr स्क्वायर। r से r कैंसिल, 3f/2m। चलेगा इतना से, चलेगा इतना से, घूमेगा इतना से। सवाल है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्फीयर ड्यूरिंग द टाइम इट कंप्लीट्स वन रोटेशन। एक चक्कर घूमते घूमते कितना चला, एक चक्कर घूमते घूमते, एक चक्कर घूमते घूमते कितना दूर भागा होगा। अगर प्योर रोल करता तो बोलते कि एक चक्कर घूमते घूमते 2πr भागेगा। अगर प्योर रोल करता एक चक्कर घूमते घूमते कितना चलता है, 2πr। प्योर रोल कर नहीं रहा है तो देखते हैं कि एक चक्कर घूमने में कितना समय लगा। जितना समय से घूमने लगा उतना ही समय तक चला होगा। तो पहले घूमने में समय निकालते हैं। एक चक्कर घूमने का मतलब 2π, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के जैसा लगा दिए कि थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो टी का मान आ जाएगा 4π/अल्फा का √, 4π/अल्फा का √। अब यही टी यहाँ निकाल लेते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर हाफ a का मान f/m और टी स्क्वायर की जगह 4π/अल्फा, अल्फा का मान वहाँ से
3f/2m, 2m ऊपर, 2m से 2m कैंसिल, f से f कैंसिल, बराबर 4π/3 f बटा mr, 2mr, यहाँ r होगा तो अल्फा का मान यहाँ पर r ऊपर चला जाएगा तो r एक ऊपर आएगा, तो इस बराबर कितना आएगा 4πr/3। ये क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा। ये एक चक्कर घूमते घूमते कितना चलेगा 4πr/3 चलेगा। एक कह रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.50 kg। एक सॉलिड स्फीयर है सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर वाला 0.50 kg is kept on a horizontal surface, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ। The coefficient of static friction between the surface in contact, यहाँ म्यू का मान है 2/7, मैंने रफ सरफेस है। What minimum force can be applied to at the highest point, हाईएस्ट पॉइंट पर कितना फोर्स अप्लाइड किया जाए, कितना फोर्स लगाया जाए in the horizontal direction so that the sphere does not slip on the surface, ताकि यहाँ स्लिप नहीं करे। यहाँ कितना फोर्स लगाया जाए ताकि स्लिप नहीं करे, यहाँ पर स्लिप नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ फोर्स लगाने से तो इसमें वेलोसिटी भी आएगा और घूमना भी चाहेगा। यहाँ फोर्स जब लगेगा तो ये चलेगा भी और घूमेगा भी। तो मान लिया जाए कि फोर्स लगाने से ये जो है चला भी और घुमा भी, तो घूमेगा कैसे और चलेगा इधर, चलना इधर है। अब ऐसे घूमेगा ये तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर। सवाल है कि व्हाट मैक्सिमम फोर्स, कितना मैक्सिमम फोर्स यहाँ लगाया जाए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा बल लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो ये स्लिप कर जाए, ये वाला पॉइंट रगड़ खा जाएगा, रगड़ नहीं खाना। कितना फोर्स यहाँ लगाएगा, मान लिया हल्का फोर्स लगाएगा, हल्का सा रोल करेगा, हल्का वेलोसिटी चलेगा, थोड़ा सा और फोर्स लगाएगा, थोड़ा और अच्छा वेलोसिटी से रोल करेगा और चलेगा भी, ज़्यादा वेलोसिटी से मार दीजिएगा उसको ताकि घूमे कम और चल जाए ज़्यादा, रगड़ खा जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका मैक्सिमम मान निकालना है। ठीक, तो बड़ी चल रहा है भी और घूमेगा भी, तो चल रहा है, इसको चला रहा है कौन, F + F = ma, चलने का F + F = ma, और घूमने का देखिएगा ये टॉर्क किधर से देगा फोर्स, आई टॉर्क किधर से देगा, ये ऊपर जो फोर्स लगा इधर से, आई फ्रिक्शन देगा इधर से, तो Fr - Fr बराबर आई अल्फा, तो यहाँ से F - F बराबर आई, अल्फा बराबर a बटा, प्योर रोल है, अल्फा बराबर a/r, आई आर यहाँ आ गया, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, F से F कैंसिल, तो 2F बराबर ma + आई का मान 2/5 mr स्क्वायर a/r², तो 2/5 ma और ma, 2F बराबर 7ma/5, तो F बराबर 10ma, 7ma/10, 7ma/10, F बराबर है
एफ का मान आ गया हम लोग का 7 ma/10। ठीक, लेकिन ए का मान तो थोड़ी पता है, ए का मान तो पता है नहीं, तो ये हो गया चलने का और ये हो गया घूमने का। यहाँ से हम निकाले एफ ए, हमको निकालना है एफ का मैक्सिमम वैल्यू। एफ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमको कि कितना मैक्सिमम वैल्यू लगेगा। यहाँ से ए का मान निकाले, अगर ए का मान हम पुट करें तो एफ प्लस एफ बराबर एम, एफ प्लस एफ बराबर एम ए का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। ए बराबर 10f/7, 10f/7, एफ प्लस एफ बराबर एम ए, यहाँ से एफ प्लस एफ बराबर एम ए, एम से एम कैंसिल, तो एफ बराबर कितना आ गया, एफ बराबर आ गया 10f/7 माइनस एफ बराबर 3f/7। और चूंकि हमें पता है कि f इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी होना चाहिए, फ्रिक्शन का मान होना चाहिए क्या, फ्रिक्शन का मान म्यू एम जी ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो पता है हमको फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। फ्रिक्शन का मान कितना आया 3f/7 लेस देन इक्वल टू म्यू आई एम जी, ये वाला कैंसिल, f इज लेस देन इक्वल टू 2mg/3, मैंने f का मान 2mg/3 या उससे कम होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2mg/3 होना चाहिए। f का मान 2mg/3 या उससे कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2mg/3, तो मान देना पड़ेगा 2mg/3, तो 5 दूनी 10/3, 3.33, 3.3 मीटर। तो हमको निकालना था एफ का वैल्यू कि कितना मैक्सिमम मान होना चाहिए फ्रिक्शन का, फोर्स का, ताकि स्लिप नहीं करे, चलना नहीं शुरू करे, चलना नहीं शुरू करे, इसलिए यहाँ पर लगाया गया अल्फा बराबर a/r, प्योर रॉ, ये पॉइंट रगड़ नहीं खाना चाहिए। चलिए, लेकिन जहाँ पर कांटेक्ट हो वहाँ से डायरेक्ट उठ जाए, रगड़ नहीं खाए, स्लिप नहीं करे कहीं, यही सब। इधर क्वेश्चन नंबर आपका 84। अब आते हैं 84 के बाद 85। 85 देखिए, A solid sphere is set into motion on a rough horizontal surface with a linear speed v in forward direction। एक सॉलिड स्फीयर है set into motion on a rough horizontal surface, rough, no, a solid sphere is set into rotation rough horizontal surface with a linear speed v, linear speed v। इसके मतलब इसके हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा v, सबका वेलोसिटी v है, यहाँ भी स्पीड v, यहाँ भी स्पीड v, इसका हर एक पार्टिकल चल रहा है v से, तो लिनियर स्पीड है बॉडी का, एट एन अनदर स्पीड v/r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक बार अनदर स्पीड v है, ओमेगा बराबर v/r, ओमेगा बराबर v/r इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शोन इन फिगर। इसका मतलब है कि इस कहानी का मेन मुद्दा ये हुआ कि यहाँ जो वेलोसिटी है v, यहाँ वेलोसिटी v, यहाँ वेलोसिटी v, ये तो लिनियरली के चलते हर एक पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा, लेकिन इसके इधर होने के चलते इसका भी इधर, इसका भी इधर,
यहाँ भी इधर और यहाँ भी इधर, ये रोटेशन के चलते, ये जो बात है रोटेशन के चलते हो रहा है। यहाँ उसका मतलब ऐसा है नहीं, यहाँ भी या भी का मतलब ऐसा नहीं कि इधर हो जाए रिजल्टेंट डी बट इधर जाएगा, इधर तो कभी जाएगा नहीं, मोशन तो इधर ही होना है। तो ये ओमेगा के चलते है, मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा कि देखने में इरेस्ट में है। आई पॉइंट की वेलोसिटी कितना है 2v, ये पॉइंट देखने में इरेस्ट में है, जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। इधर मिला है ओमेगा जिसका मान है v/r, चूंकि ओमेगा बराबर v/r है और तो v बराबर ओमेगा ही हुआ। तो एक तो लीनियर है और एक रोटेशन भी, इसके पास दोनों है। अब क्या करें सवाल, आई शोन इन फिगर, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द स्फीयर। नंबर 1 में व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग, लीनियर स्पीड बताना है जब यह स्टॉप्स रोटेटिंग। देखिए हो क्या रहा है, कैसे बात हो रही है। अभी चूंकि चल आगे रहा है, चल तो आगे ही रहा है, लेकिन ये घूम तो ऐसे रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ रगड़ तो ऐसे खाएगा, तो फ्रिक्शन काम करेगा। अभी फ्रिक्शन काम करने से क्या होगा कि ओमेगा का मान धीरे धीरे घटे, ओमेगा का मान धीरे धीरे क्या होगा घटे, ऐसे रगड़ देगा नहीं, ऐसे घूमना चाहता है तो ओमेगा का मान धीरे धीरे घटेगा। तो कह रहा व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग, ऐसे कारण क्या होगा कि ये जो रोटेशन वाला मान है धीरे धीरे ओमेगा का मान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और रोटेशन करना ही बंद कर देगा एक समय के बाद। तो खाली इसके पास कोई वेलोसिटी बचेगा, कोई वेलोसिटी और बचा हुआ नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा भाई तो वेलोसिटी भी धीरे धीरे घटा होगा। लेकिन ये जो ऐसे घूमना चाह रहा है तो घर्षण यहाँ लगेगा, तो ओमेगा का मान तो धीरे धीरे कमेगा, धीरे धीरे ओमेगा का मान 0 हो गया। ओमेगा घटते 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 क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा का मान घट रहा है। तो आप बताओ कि कितना स्पीड से चल रहा है। व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग, व्हेन इट स्टॉप्स रोटेटिंग, रोटेट करना बंद कर दिया, सिर्फ चल रहे हैं। तो देखिए लगाते हैं फिर से, ये तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम और लीनियर के चलते एंगुलर मोमेंटम, अरे वो घूमने चलते एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। देखो इसका होगा mvr का, इस एंगुलर मोमेंटम का सेंस होगा ऐसे, इसका सेंस होगा ऐसे, लेकिन नहीं बोला जाता है। तो mvr माइनस आई ओमेगा बराबर सिर्फ चलने का mvr, तो mvr माइनस आई ओमेगा, आई का मान 2/5 बराबर mvr mr, तो आई ओमेगा का मान तो छोड़ ही दिए, ओमेगा बराबर v/r, r से r कैंसिल, तो v माइनस 2v/5 बराबर v डैश, तो v डैश बराबर 3v/5, 3v/5। अब कहानी आगे, अभी खाली क्या हो रहा है, चल रहा है। अब बताओ जब चल रहा है सिर्फ, तो घर्षण कहाँ काम करेगा, अभी ऐसे चल रहा है ना, अभी क्या है, चल ही रहा है, तो घर्षण कहाँ काम किया, पीछे ही काम करे, चल रहा है। तो जब ये आगे चल रहा है तो घर्षण काम किया पीछे, अब घर्षण क्या करेगा कि धीरे धीरे ओमेगा को बढ़ाना शुरू करेगा। अभी घर्षण धीरे धीरे ओमेगा को बढ़ाना शुरू करेगा, या उसी करते करते फिर इसमें ओमेगा आगे की तरफ हो जाएगा। और मान लो v हो गया v डबल डैश, अब प्योर रोलिंग हो गया है। आप बताना है कि व्हेन स्लिपिंग फाइनली सीजेज एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट। अब स्लिप नहीं कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है। अब बताओ उसका v का मान क्या है। तो फिर और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका बराबर उसका प्रोजेक्ट, इसका बराबर उसका प्रोजेक्ट, बात तो दोनों है। ये है एंगुलर मोमेंटम इसका, ये है एंगुलर मोमेंटम इसका, बराबर उसका, उसका क्या होगा
एम भी आर प्लस आई ओमेगा। इतना बराबर ही कीजिए चाहे इतना बराबर ही कीजिए, बात देखिए ये क्या करते हैं, एम वीडस का मान कितना आ चुका है 3v/5 इंटू आर बराबर एम, आर से आर कैंसिल, एम आर कॉमन, v डबल डैश प्लस 2v डबल डैश/5, एम आर से एम आर कैंसिल, तो 5/2 3v/5 बराबर 7v डबल डैश/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो v डबल डैश बराबर 3v/7, तो जाएगा भी 3v/7, 3v/7। लास्ट क्वेश्चन देखिए 86। A solid sphere rolling on a rough horizontal surface, rough, solid sphere है, रोल कर रहा है रफ होरिजेंटल सरफेस विथ लिनियर स्पीड भी से जा रहा है, रोल करते हुए कोलाइड इलास्टिकली जाके टकराया, इलास्टिक कोलिजन विथ फिक्स्ड स्मूथ वर्टिकल वॉल, एक दीवार है उसे जाकर टकराया, इलास्टिक कोलिजन। आपको पता है कि जब कोई बॉल ऊपर से आता है भी चाल से और अगर कोलिजन इलास्टिक हो तो सेम चाल से लौट जाता है, क्योंकि उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का मान 1 होता है। तो इसका मतलब टकराने के बाद क्या हुआ, ये लौट गया भी चाल से, लेकिन कोई फ्रिक्शन तो वहां पर था नहीं, स्मूथ वाल लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं कि जाके इसे रगड़ा खाया, स्मूथ था, ऐसा नहीं कि जाके इसे रगड़ाया वड़ाया तो है नहीं, तो मेगा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, एक गया इसे टकराया, यहाँ स्मूथ वाल है, स्मूथ वाल है, कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। रफ वाल होता, अगर ऐसे रफ वाल होता तो कुछ ओमेगा का मान में असर आता, लेकिन स्मूथ वाल है तो मेगा पर क्या असर पड़ेगा, लिखा हुआ स्मूथ वाल है। तो वहां से चलना अब शुरू किया। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्ट प्योर रोलिंग। ये प्योर रोलिंग शुरू करेगा तब, अभी प्योर रोलिंग है तो आगे जा रहा है, आई पीछे ओमेगा का मान, लेकिन बताएं कि जैसे ओमेगा का मान ऐसे है, ओमेगा का मान ऐसे है ना, ये सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 85 जैसा। 85 में कहानी ऐसे स्टार्ट हुआ था, आगे ऐसे जा रहा था और ओमेगा ऐसे था। 85 में देखिए ऐसे जैसे और ऐसे है, तो सवाल वहीं से स्टार्ट हुआ कि नहीं। अब 85 वाला सवाल बन गया, अभी सवाल क्या बन गया 85। 85 नंबर सवाल में आप देखें ना कि धीरे धीरे क्या हुआ था, ये खाली चल रहा था, और फिर क्या हुआ प्योर रोलिंग में स्टार्ट हुआ था ना, वही समझाए क्वेश्चन नंबर 85 में, यही सवाल था 85। ये काम इधर से हो रहा है, ये काम इधर से होगा, तो बताओ जब प्योर रोलिंग हो रहा था तो कितना धर लिया था, बोले 3v/7 निकलवाया, ये धीरे रहा था 3v/5, ये भी था 85 में। जब प्योर स्लीपिंग मतलब रोटेशन जब बंद हुआ था तो 3v/5, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ था तो 3v/7। यही हूबहू सवाल यहाँ है, यही सेम सवाल है, तो ये कहानी रिपीट हो जाएगा और फिर से आंसर आएगा 3v/7। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 86 खत्म हुआ चैप्टर आपका रोटेशनल मोशन। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन।